से एक बार आज सोशल मीडिया के दिन यह ध्यान रखिएगा तो अपने सवाल भेजना शुरू करिएगा आप फटाफट, और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी का सवाल न छूटे, इसलिए आप फटाफट अपने सवाल भेजना शुरू करिए। आज के मेहमान हैं गौरव बिस्सा, जो इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो एक बिग पिक्चर नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दबाव है काफ़ी आज, क्या लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग नीरज जी, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा वीक तो हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम बेरिश ही थे। एक बाउंस बैक मुझे लग रहा था निफ्टी में कल के लिए 19,500 550 के आसपास में, जहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट था। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट था, 55 ईएमए का सपोर्ट था। तो मुझे लग रहा था कि एक टेम्पररी बाउंस बैक आएगी 19,800 के लिए। हमने बाय भी किया था, हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अभी अगर देखा जाए, यहाँ पे एकदम इमीडिएट बेस पे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 43,900 ये जो है, या 43,850 आप कह लो स्पॉट में, ये सपोर्ट है। सस्टेन अगर हो गया तो एक उछाल आ सकती है, उसके नीचे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं और निफ्टी बैंक जो है वो एक बार 43,000 को भी तोड़ सकता है। वहीं अगर निफ्टी की बात की तो यहाँ पे जो अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो 19,250 के आसपास में है। बीच में आप टेक्निकल सपोर्ट्स कह सकते हैं 19,350 वाला जो भी है, बट जो मेजर सपोर्ट सभी अच्छे लग रहे हैं वो 19,250 का ही है। और ऊपर में अभी जो है 55 में, वो आपके लिए कभी इमीडिएट हर्डल बन जाएगी। तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो 19,550 का होगा। तो अगर कोई उछाल आती है तो मुझे लग रहा है कि एक फिर प्रेशर आपको देखने मिल सकता है, जब तक ये 19,550 के नीचे होल्ड करता है। एक बार फिर 19,200 250 को टेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये राय है निफ्टी और इंडेक्स पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा दबाव तो ही है। अच्छा, आगे बढ़ूं मैं इससे पहले एक सवाल, एचडीएफसी बैंक में क्या आज रिकवरी का दिन होगा? देखिए, काफी ओवरसोल्ड है। हर दिन ये गिरता जा रहा है। रिकवरी के आसार हैं, लेकिन अभी नीरज जी मुद्दा ये है कि कितने रिकवरी आपको देखने मिलेगी। तो आज का अगर आप कैंडल देखते हैं तो काफी अच्छा मूवमेंट आपको देखने मिला है। नीचे से एक 2% की रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है। अगर ये आज की क्लोजिंग इधर ही होती है 1520-25 की अगर होती है तो मुझे लगता है कि एक मोमेंटम जो है 1560-65 आपको कल या परसों में देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये रिकवरी जो है ये थोड़ी और बढ़ सकती है। यहाँ पे अगर सस्टेन अगर होता है तो मोमेंटम फिर से बार पकड़ सकता है। ये रहा है एचडीएफसी बैंक पे। अच्छा, अब सवाल लेते हैं फटाफट। सुशील महेश्वरी जी जानना चाहते हैं कि क्या पीएसयू बैंक में इस समय निवेश किया जा सकता है? अगर हाँ तो कौन सा स्टॉक हो सकता है? देखिए, यहाँ पे तो नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं काफी बार मैंने कहा है कि मैं पीएसयू स्टॉक्स पे काफी बुलिश हूँ। अगेन एज अ डिस्क्लेमर, हमने काफी सारे बैंक्स में, ऑलमोस्ट एसबीआई छोड़ के सारे बैंक्स में हमने निवेश करा है। हम अभी भी होल्ड करें, पार्ट प्रॉफिट भी नहीं करवाया हमने। तो चाहे आप छोटे मेजोरे बैंक्स कर लीजिए, सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, आईओबी, या मीडियम साइज के बैंक्स पकड़ लीजिए, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने रिसेंटली जो बाय किया था वो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक था। वो हमारे बाइंग प्राइस से भी 10 से 12%, 13% ऊपर है। तो यहाँ पे अगर निवेश देख रहे हो तो अगर यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में अगर थोड़ा भी करेक्शन अगर आता है, 104 105 अगर आता है तो आप बाय कर सकते हो। बट यहाँ मौजूदा स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है शॉर्ट टर्म बाय के लिए। लॉन्ग टर्म अगर कोई नजरिया 2 साल का, तो आधी क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। बाकी आप 100 अगर आता है यूनियन और बैंक ऑफ इंडिया तो आप बाय कर सकते हो। ओके, तो ये दो स्टॉक भी आपको पता चल गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। सौरभ सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पे। 100 शेयर हैं इनके पास जो 139 के भाव इन्होंने लिए, और ग्रेन्यूल्स 50 शेयर 335 पर। देखिए, मुझे लग रहा है कि न्यू एज सॉरी आपके गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो परफॉर्म बेटर करेंगे। हालांकि हमारा जो प्रिफर्ड स्पेस था, प्रिफर्ड स्टॉक था रादर, वो जीआईसी आ रही था, जीआईसी इंश्योरेंस था। बट न्यू इंडियन एश्योरेंस में देखा जाए तो खराब नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल इसमें कंफर्म हुआ है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप बने रहिए, दिक्कत की बात नहीं। 120 रुपए आपके इसमें स्टॉप लॉस होगा। स्टॉक जो है एक बार के लिए 170 रुपए दिखा सकता है, वहां पे आप रिव्यू कर सकते हैं। और अगेन जैसे मैंने कहा, हालांकि मुझे जीआईसी आर जो है वो काफी बेटर लग रहा है कंपैरिजन में न्यू इंडिया एश्योरेंस के। बट आप इसको भी बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि हमें दिक्कत, टाइम करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, बट प्राइस करेक्शन मुझे यहाँ से मेजरली कुछ नजर नहीं आ रहा है। और इसमें ग्रेन्यूल्स में 335 पर लिए जी, कौन सा स्टॉक कहा आपने? ग्रेन्यूल्स। देखिए, ग्रेनुल्स ओवरऑल अच्छा है। यहाँ पे ब्रेकआउट होने को था लेकिन वो हो नहीं पाया। एक वीकली चार्ट्स पे फॉलिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट होने को है। इसमें एक बार 360 की वीकली क्लोज अगर आएगी तो काफी अच्छी अपसाइड देखने मिल सकती है। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो रहा है। एक कंफर्मेशन के बाहर स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। इट्स मैटर ऑफ टाइम।
फार्मा मेरा प्रेफर्ड स्पेस रहा है, तो यहाँ पे आप बने रहिए। और अगर आपका नजरिया 1 से 1.5 साल का है तो काफी अच्छा मुनाफा आपको देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म का नजरिया तो एक अलग बात होगी, बट अगर आप 1 से 1.5 साल उसको होल्ड कर सकते हैं तो काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। ओके, तो ये राय है आपके लिए कैनुअल्स पे भी। सौरभ मलिक का सवाल लेते हैं। इन्होंने बारबेक्यू नेशन के 100 शेयर्स रखे हैं अपने पास और इनका प्राइस है 892। 1 साल के लिए और होल्ड करना चाहते हैं, ये सही रहेगा ये? देखिए, इसकी प्राइस हिस्ट्री कम है, लेकिन अगर 1 साल का नजर है तो उस पर एक बार व्यू दिया जा सकता है। देखिए, स्ट्रक्चर जो इसमें फिलहाल दिख रहा है वो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम का ही दिख रहा है। अगर आप वीकली चार्ट से अगर देखेंगे तो लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स काफी एविडेंट रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी इनके डीप आएंगे, 590 तक के पे स्टॉप लॉसेस आएंगे। तो ये स्टॉप लॉस आप बने रहिए। सस्टेन अगर हो गया तो कुछ आपको ऊपर में देखने मिल सकती है, आपके कॉस्ट के करीब आ सकता है, वहां पे रिव्यू कर लीजिए। बट ऐसा मैं कहूँ कि काफी एक अच्छी प्राइस पैटर्न दिख रही है, फिलहाल वो नदारद है। स्ट्रक्चर जो है अभी भी डाउन ट्रेंड में है। ओके, एक अजय राय ने सवाल भेजा है, इंटरेस्टिंग है ये। इन्होंने 2 शेयर ले रखे हैं। एक इन्होंने लिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा 1560 पर, और दूसरा शेयर इन्होंने लिया केल्टॉन टेक 1050 रुपये पे। 1000 शेयर्स पे 50 रुपीज़ पे। ये अपने बच्चों के लिए इनको रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो में। देखिए, अगर मैं कहूँ लॉन्ग टर्म का 5 साल 10 साल है उसका नजरिया है, तो मेरे हिसाब से आप महिंद्रा महिंद्रा में बने रह सकते हैं। एक अच्छा अपस्विंग में है, और सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फिलहाल बन रहा है, तो वो हिसाब से आप इसमें बने रह सकते हैं। मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा महिंद्रा खराब है या वीक है स्ट्रक्चर, लेकिन जो मेरा प्रिफर्ड स्पेस रहेगा इसी स्टॉक इसी स्पेस के अंदर, वो है मारुति। जहाँ पे स्टॉक जो है अपने 15 साल के राइजिंग चैनल पे है, सपोर्ट अच्छा बन रहा है, ब्रेकआउट फिलहाल देखने मिला है, तो यहाँ से डाउनसाइड जो है रेस्ट्रिक्टेड होगी। डाउनस्ट्रीम्स आपको देखने मिल सकते हैं 10-15% के। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की अगर बात करूं तो मारुति का स्ट्रक्चर जो है वो मच बेटर है। नॉट दैट कि महिंद्रा वीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ मारुति का स्ट्रक्चर मच बेटर है। हमने अपने क्लाइंट्स को भी यहाँ पे बड़ी अपसाइड के लिए मारुति ही दिलवाया है, तो मेरा प्रीफर्ड स्पेस मारुति होगा। लेकिन अगर इनको महिंद्रा में भी रखना है, आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, इसमें भी दिक्कत की बात इसमें नहीं आ रही है। वहीं अगर हम बात करें केल्टन टेक सॉल्यूशंस की, वहां पे भी अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे 4 से 5 साल का अवेलेबल, तो मैं आपको 2 साल की एक पोजीशन दे पाऊंगा। यहाँ पे ओवरऑल जो है एक हर्डल आपको देखने मिलेगी टुवर्ड्स 110 115। इसके ऊपर अगर सस्टेन अगर करता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है, स्टॉक जो है एक नई रैली जो है वो शुरू कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बने रहिए, लेकिन जो आपका असली मोमेंटम शुरू होगा दैट विल हैपन अबव क्लोज ऑफ 115। ओके, तो ये है केल्टॉन टेक पे भी राय आपके लिए। हिल पटेल, इंटरेस्टिंग आइडिया इनकी। एसबीआई लाइफ के शेयर्स इन्होंने रखे हैं 700 के भाव पर, 6 महीने के लिए जानना चाहते हैं एसबीआई लाइफ। देखिए, अगर आप पिछले 4 से 5 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो स्टॉक जो है एक रेंज में रहा है। तो अगर 5-6 महीने से स्टॉक रेंज में है तो अगले 6 महीने के लिए आप प्रोजेक्शन लेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। दूसरा, अगर मैं इसमें देखूं तो 2020 के शुरुआत से या 2021 एंड से अगर आप देखें तो पिछले 17-18 महीने से स्टॉक जो है एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, जिसके अभी मौजूदा स्तर जो है हर्डल जो है वो आपको 1400 के आसपास में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सोचे पोजीशन किया आएगा तो जो उसका हर्डल है वो अटेम्प्ट कर सकता है, विच इज 1400 1410। यहाँ पे 1300 पे मैं अगर मुझे आप फ्रेश बाइंग के लिए कहें तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा। है तो आप बने रह सकते हैं, बट स्ट्रक्चर बहुत अग्रेसिवली स्ट्रांग लगे वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। ओके, अरविंद गोयल जी जानना चाहते हैं कि सेल के 2000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 94 रुपये पर, 1 साल से होल्ड करके बैठे हैं। आज तो एक सेल कॉल भी आई है इसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की, उन्होंने तो 50 रुपये का टारगेट दिया है इसका। क्या लगता है सेल जैसा शेयर में इनको अभी और रुकना चाहिए? 1 साल से तो ये 94 रुपये पे होल्ड किए हुए हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा आप एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक छोटा एक या मल्टी ब्रेकआउट एक बार देखने में मिला था, बेस फॉर्मेशन इसमें 80 के आसपास में और ऊपर गया है। मौजूदा स्तरों पे एक बार 120 के लेवल से दिखा सकता है, लेकिन इट विल नॉट हैपन एनी टाइम सून। आपको टाइम करेक्शन लगेगा। आप देखिए काफी सारे मेटल नेम्स जो है एक बार मूव करने के बाद में अभी वो एक लंबर पीरियड में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, लेकिन टाइम करेक्शन के लिए आपको तैयार होना होगा। बाकी स्ट्रक्चर खराब नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ पीएसयू स्पेस। मैं पीएसयू स्पेस पे काफी बुलिश हूँ। हर स्टॉक पे कहूँ वैसा नहीं, लेकिन एक ओवरऑल थीम जो है काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक टाइम करेक्शन में देखने मिल सकता है, बट बियॉन्ड दैट मुझे ज्यादा वीक नहीं लग रहा है।
ओके, एक बहुत अच्छा सवाल है गौरव जी। आरईसी पे सवाल है इनका कि क्या राय हो सकती है आरईसी पे लॉन्ग टर्म के लिए। और इसका मैं देख रहा हूँ कि एक साल में पिछले साल नवंबर में 90 रुपए का था ये, और अब ये आज आप देखिए तो 290 का है। आरईसी पीएफसी दोनों ज़बरदस्त रैली है। क्या करना चाहिए? आरईसी लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अट्रैक्टिव है क्या? देखिए, अगर यहाँ पे फ्रेश एंट्री करनी तो बिल्कुल नहीं। अराउंड अप्रैल या मई में, अप्रैल में हमने रिपोर्ट निकाली थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पीएसयू पे काफी बुलिश रहा हूँ, तो उसमें हमारे रिपोर्ट के पार्ट था पीएफसी। उसके 15-20 दिन, एक महीने में मैंने एक फ्रेश रिकमेंडेशन निकाला था आरईसी पे, जहाँ पे मेरे टारगेट जो थे वो 2.5 से 3 गुना के थे। तो इसके टारगेट्स आरएससी के तो आते हुए दिख रहे हैं। और पीएफसी भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अभी थोड़ा कॉर्पोरेशन हुआ था, बट मुझे लग रहा है कि दोनों होल्ड करके आप चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री की मैं सलाह नहीं दूंगा मैं, बट अगर है तो आप होल्ड कीजिए। है तो होल्ड करिए, फ्रेश एंट्री अभी मत कीजिए। उन्नाव से राहुल प्रजापति का सवाल है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 101 पर और एनबीसीसी 37 रुपए पर ले रखा है, बने रहे इन दोनों में? देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन बिल्कुल बने रहिए। रिसेंटली जब हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करवाया था पीएसयू बैंक्स में, हमने जो कन्वर्ट करा है क्लाइंट्स को, वो शिपिंग कॉर्पोरेशन में ही करा है, अराउंड 120-125 पे। यहाँ पे भी जो मेरे लक्ष्य हैं वो काफी ज्यादा है, 250 के ऊपर के मेरे लक्ष्य हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। काफी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, काफी मेजर ब्रेकआउट हुआ है। और अगर कोई गिरावट आती है, किसी ने अगर नहीं भी लिया है, अगर 125-30 के अगर आसपास में आता है शिपिंग, तो आप इसको फ्रेश एंट्री भी इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एनबीसीसी की, तो इसमें हमने ट्रेडिंग पर से करवाया था। बने रह सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल इसमें भी कंफर्म हो गया है। अगर आपका नजरिया 2-2.5 साल का है तो इसमें भी आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। ओके, इसमें बने सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल और आया है जो आरईसी टाइप का ही है। एफएससीटी फैक्ट में जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, और इन्होंने शेयर ले रखे हैं 558 के भाव पे इन्होंने लिए हैं। अब इसमें भी वही कहानी है कि पिछले एक साल पहले ये शेयर कितने का था भाई? ये नवंबर 2022 में ये शेयर 130 रुपये का था, अभी 530 का है। तो इन्होंने एकदम टॉप पे जाके लिया है। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, ये काफी मेरे दिल के करीब शेयर है, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। रीजन ये है कि मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बहुत अग्रेसिवली पिच किया था। इसमें 23-24 साल का ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, अराउंड 70-75 के आसपास में। तो इतने बड़े ब्रेकआउट्स काफी रेयर होते हैं। तो मैं काफी फंड मैनेजर्स के पास में गया था, लेकिन ये गवर्नमेंट होल्डिंग है, 90% गवर्नमेंट के पास है, फ्री फ्लोट उतना था नहीं, तो उन्होंने नहीं लिया। आज आप देखिए 2-3 साल में शेयर जो है वो 75-80 वाला 500 के ऊपर चला गया। तो ये जो है अपने टारगेट्स अचीव कर चुका है। इन्होंने काफी ऊपरी लेवल्स पे चेस करके हिसाब से लिया है। तो मैं कहूंगा आप थोड़े से सतर्क रहिए। यहाँ पे जो सपोर्ट्स है, क्योंकि आप देखिए वर्टिकल रैली थी, तो सपोर्ट्स भी आपको जो है वो काफी डीप ही मिलेंगे। तो अगर मैं प्रीवियस मंथ का लो भी पकड़ूं, दैट आल्सो इज वेरी वीक, वेरी लो, 440 का है। तो इनको मैं कहूंगा दो चीजें हैं इनके पास। अगर इनको रिस्क लेके ही करना है और स्मॉलर स्टॉप लॉसेस चाहिए, तो आप 495 का स्टॉप लॉस रखे चलिए। वो अगर टूटता है तो एक बार एग्जिट कीजिए, अदरवाइज जो स्टॉप लॉसेस बड़े वाले जो है काफी नीचे में आएंगे। ओके, क्या इसमें कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है क्या? मतलब फैक्ट तो गजब कमाल किया है भाई, एक साल के अंदर 3-4 गुना। जी, आप देखिए जितना बड़ा कंसोर्शियल एनर्जी होता है, उसका जो ब्रेकआउट जब होता है, इसलिए स्प्रिंग आप उसको दबा रहे हो, अब परफॉर्मेंस उसका चालू हुआ है। आप कितने सारे एग्जाम्पल आपको मैं बीएमएन का एग्जांपल दूं, जो हमने दिया था, पीएफसी, आरईसी दिया था, हमने कर्नाटका बैंक दिया था। तो ये सारे आप स्टॉक्स देखिए, पिछले 4-5-6 महीने में इतने बड़े मोमेंट दे चुके हैं। आप टीटागढ़ वैगन देख लीजिए, अभी उसका नाम बदल गया, टीटागढ़ रेल सिस्टम हो गया, हमने 180 पे दिया था। ये सारे में 10-15 साल के ब्रेकआउट था। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर 15-1 साल का अगर आपको ब्रेकआउट देखने मिलता है, तो स्टॉक जो है वो दुगुना तिगुना होने की उसमें क्षमता आ जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ हर बार होता है, बट मेजरली आपको एक अच्छा देखने मिलता है। तो हमने अपने मॉडल जो है उसी के अराउंड डिवाइस करके रखे हुए हैं कि कोई अच्छा कैप्चर आपको देखने मिले। तो मुझे लगता है कि देखिए इसका जो था 7 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, तो अपने टारगेट्स को अचीव कर चुका है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ फैक्ट वीक है, लेकिन आप टारगेट के बाद में अगर आप ले रहे हैं, तो यू शुड बी अवेयर कि रिस्क कितनी आपको आ सकती है। जहाँ पे आपके दूसरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स इतना नहीं भागे हैं, वहां पे ये इतना भाग गया। जैसे हमने आरसीएफ दिलाया अपने क्लाइंट्स को, जहाँ पे काफी बड़ा ब्रेकआउट था, तो हम आरसीएफ दिलाया, हमने फैक्ट अभी नहीं दिलाया। तो इट्स अबाउट हाउ यू पोजीशन योरसेल्फ। ओके, अभी कोई है ऐसे जो 10-12-15 साल का ब्रेकआउट तोड़ रहा हो?
देखिए शिपिंग ही है, जैसे मैंने आपसे कहा हमने 125 के आसपास 120-25 में शिपिंग दिलवाया है। इतना मोमेंटम उसमें नहीं आया है। आप बीईएल देख लीजिए, ये भी हमने 125 में दिलाया था जहां पे आपको 15 साल का ब्रेकआउट था। अभी 135 के आसपास में चालू है, इतना मोमेंटम नहीं आया है इसमें। तो ये भी हमारा टारगेट जो है वो 300 के आसपास के हैं। तो दीज आर पार्ट ऑफ आर रिपोर्ट, हमने इस पे रिपोर्ट निकाली है तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन नीरज जी बात ऐसी होती है कि रिस्क मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल कैपेसिटी पे होता है कि मैं कहूँ अगर अच्छा लग रहा है दुगुना तिगुना तो आप सारा पैसा इसमें डाल दो, वैसा नहीं होता। दूसरा, यू शुड बी रेडी फॉर वोलेटिलिटी। अगर मैं यहाँ से 100% 200% के अपसाइड के लिए देख रहा हूँ और मैं नीचे में 10% का एक लोअर लेवल्स भी देखने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो ये स्टॉक्स या इस तरह के सेटअप्स आपके लिए नहीं होते। जितना बड़ा सेटअप होगा, जितनी बड़ी आपकी पोटेंशियल अपसाइड होगी, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी उतना प्रोपोर्शनेटली बड़ा रहेगा। तो ये सोच के अगर वो काम करता है तो काफी अच्छा पैसा बन सकता है। इंटरेस्टिंग है, तो ये ध्यान रखिएगा और अपनी कैपेसिटी, अपना रिस्क और ये सारे फैक्टर्स जरूर ध्यान रखिएगा। छोटे से एक ब्रेक लेते हैं, वापस तुरंत आएंगे। सवाल है मधु बिष्ट का। इन्होंने 2 शेयर लिए हैं। बजाज फिनसर्व 80 शेयर हैं 1684 पे, और आरती इंडस्ट्री 60 शेयर हैं 675 पे। 1 साल से लगभग होल्ड कर रही हैं। इनका सवाल है कि क्या कभी इनके बाइंग प्राइस से ऊपर जाएंगे ये? देखिए बजाज फिनसर्व की अगर बात की जाए तो एक अच्छे अपट्रेंड में है, काफी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है और एक राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे यहाँ से करेक्शन कम लग रहा है। करेक्शन इनफेक्ट अगर आता है तो मैं इस पे एक रिपोर्ट के माध्यम से बाय करने की भी इसमें सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी तक करेक्शन आ नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 2021 से अगर आप देखिए तो एक रेंज में चल रहा है जहाँ पे 1935-40 का हर्डल है और नीचे में 1100 का एक सपोर्ट है। तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें टाइम करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। बट अगर आपका नजरिया 2-2.5 साल का है तो काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है बजाज फिनसर्व के अंदर। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस में भी हम लोग सोच रहे हैं बाय करवाने के लिए। वीकली क्लोज अगर बजाज फाइनेंस में अगर आती है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, बट अगर 8050 की क्लोज आती है तो 1000 पॉइंट का ब्रेकआउट आपको बजाज फाइनेंस में देखने मिल सकता है। तो अगर उसमें ब्रेकआउट आया, मोमेंटम आया, तो उसका एक पुश जो है बजाज फिनसर्व में भी देखने मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो इनर्शिया में ये ट्रेड कर रहा है बजाज फिनसर्व, तो वो एक अच्छी अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो आप बिल्कुल बने रहिए, यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। वहीं अगर आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक काफी हद तक इसमें करेक्शन जो है वो हो चुका है खत्म। आप अगर इसके डेली चार्ट्स अगर देखते हैं स्पेशली, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि एक डबल बॉटम बना था इसके अंदर, छोटा सा डबल बॉटम बना था। अभी फिलहाल नेकलाइन को रिटेस्ट कर रहे हैं। तो जब तक ये सस्टेन कर रहे हैं 445 को, यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल के आसार हैं और स्टॉक जो है एक बार ऊपर जा सकता है। तो बने रहिए। आरती प्राइमली आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखा सकता है, बट आई थिंक बजाज फिनसर्व थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो आप दोनों में बने रहिए। ओके, मृत्युंजय सिंह का सवाल है कि इमामी के 50 शेयर्स हैं 430 पे, और टाटा स्टील के 600 शेयर्स हैं 106 पे। लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने लिए हैं, लेकिन टारगेट स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं। देखिए अगर आपने टाटा स्टील अगर लिया है तो 104 पे हमने भी बाय करा था। वी आर करंटली आउट ऑफ द स्टॉक क्योंकि हमारा लंबे अवधि का नजरिया नहीं था। इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। उसके जो सपोर्ट्स हैं वो 85-90 के हैं। तो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, अभी के लिए अगर आपको चाहिए तो आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन मेजर सपोर्ट जो है 85-90 का है। और अगर यहाँ से अपसाइड की अगर बात की जाए तो ये स्टॉक जो है वो एक बार इजिली 175-180 एक बार दिखा सकता है। ये मैं अगले 2 साल के लिए बात करूँ, उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो आप बने रह सकते हैं। वहीं अगर मैं इमामी की अगर बात करूं, लॉन्ग टर्म सेटअप की बात करूं, तो इसमें फिलहाल ब्रेकआउट आना बाकी है। तो मैं आपको यहाँ पे सुझा नहीं पाऊंगा कि इसके टारगेट्स क्या आएंगे, क्योंकि काफी अच्छा ब्रेकआउट जो है स्टॉक में 685-690 पे है। तो जब वहां पे वीकली या मंथली ग्रोथ 685-690 की अगर आएगी, तब यहाँ पे अच्छे मोमेंटम पे देखने मिलेंगे। स्टॉक जो है फिर 1000 रुपीज भी दिखा सकता है। जब तक वो नहीं करेगा, एक ये थोड़ा रेंज में रहेगा। यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट इसमें देखने कहूँ तो 450 का जो है वो आपका सपोर्ट होगा। अगेन जैसे मैंने कहा, ये एक मेजर सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक 34 ईएमए का सपोर्ट जो है मंथली चार्ट्स में वो वहीं पे आ रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग ये है। इसको एक बार 600 से ऊपर का टारगेट हासिल कर दीजिए, उसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट बनेंगे। सरोज कुमार तिवारी के पास इंजीनियर्स इंडिया के शेयर हैं 78 रुपये वाले, और टाटा मोटर्स के शेयर हैं फिर 550 वाले। 6 से 1 साल के लिए रखना चाहते हैं। इंजीनियर्स इंडिया को बुक कर लीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। ये हमने अपने क्लाइंट्स को अगेन दिलाया था अराउंड 100। जैसे मैंने कहा पीएसयू पे काफी बुलिश है। तो हमारी मेजर जो ट्रेडिंग हुई है, इन्वेस्टमेंट हुई है, 70% हमने पीएसयू पे ही दिलवाया है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई पीएसयू रहेगा जो हमने उसमें निवेश ट्रेड नहीं किया हो। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो एक मोमेंटम आ चुका है। ब्रेकआउट इसमें जो था 100 का, उसका टारगेट्स भी आ चुका है। मल्टी ईयर फॉलोइंग चैनल का रेजिस्टेंस जो है वो भी अभी आ रहा है टुवर्ड्स 160।
तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बेहतर होगा। अपसाइड यहाँ पे लिमिटेड लग रही है, ब्रेकआउट आने के बाद में फ्रेश एंट्री लेना वो बेहतर होगा, तो यहाँ पे एक बार उसको आप बुक कर लीजिए। मेरे हिसाब से वो सही राय होगी। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक कहा? एक टाटा स्टील था और टाटा मोटर्स और एआईएल। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बिल्कुल आप बने रहिए, ये भी हमने 550 पे अपने क्लाइंट्स को दिलाया है। तो टाटा मोटर्स एंड मारुति, ये हमने क्लाइंट्स को एटलीस्ट 50% अपसाइड के लिए दिलाया है। एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था मंथली चार्ट पे, 5-6 साल का इसमें ब्रेकआउट है। यहाँ से जो मेरे टारगेट्स हैं वो 900 रुपीज के हैं, 850 टू 900, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो टाटा मोटर्स में बने रह सकते हैं, होल्ड किया है इसमें। गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए आज के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अगला शो होगा खिलाड़ी नंबर 1, और इस बीच मार्केट लगभग वैसे ही बना हुआ है, कमज़ोर ट्रेड होता हुआ इस पर देखने को मिल रहा है। चलिए छोटा सा ब्रेक, उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।